हाय एवरीवन, आज हमारी क्लास नंबर 15 है और बैक टू बैक मैं 3 क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये तीसरी क्लास है बैक टू बैक रिकॉर्ड करने की। तो क्लास नंबर 15 देखते हैं। मैं चाहता तो एक ही क्लास में सारा पढ़ा देता, बट मैं 1 घंटे की तक क्लास रहती है, ठीक रहता है। नहीं तो फिर स्टूडेंट भी बोर हो जाता है कि 2.5 घंटे 2 घंटे, ऐसा कोई फायदा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखा था कि जो हमारा री इशू होता है, वो री इशू में कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर हम ये सीखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हमने कॉल अप करा, हमने कॉल किया 10 रुपए के हिसाब से, और उसके कॉल किया 10 रुपए के हिसाब से, और उसके बाद हमने फिर उसको फोरफिट कर लिया। पूरा मंगाया था, नहीं दिया, फोरफिट कर लिया। उसके बाद दूसरा आता है कि हमने पूरा नहीं मंगाया, हमने 8 रुपए ही कॉल किया, उसने पूरा 8 रुपए ही कॉल किया और उसने नहीं दिया, तब फॉरफिट करा है। तो ये कॉल्ड अप बनी है कि आप कितना मंगा रहे हो उसके बाद फॉरफिट कर रहे हो, पूरा मंगाने के बाद फॉरफिट कर रहे हो, या कुछ पार्शियल मंगाने के बाद फॉरफिट कर रहे हो। पहला वाला केस था कि जब हम 500 शेयर इशू कर रहे हैं और 500 शेयर फॉरफिट करा, जितने शेयर फॉरफिट करा उतने के उतने री इशू कर दिया। और दूसरा केस था जब हम कुछ शेयर फॉरफिट करते हैं और उसमें से ही कुछ ही पार्शियल बेसिस पर री इशू करते हैं। 500 शेयर फॉरफिट करा, हमने 300 इशू कर दिए, अभी 200 नहीं करे, 200 कर दिए, 300 नहीं करे, 250 कर दिए, 500 में से 400 कर दिए, इस तरीके से, मतलब पूरे नहीं करे बेसिकली। आइए सबसे पहले समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा समझाने के लिए। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन मैं एग्जांपल ले लेता हूं। पहले लिखवा तो दूं। पार्शियल कॉल्ड अप देन फोरफिटेड एंड रीइशू। सबसे पहले तो हमने पूरा मंगाया ही नहीं। पिछले वाला जो मेरा क्वेश्चन था उसके अंदर हमने पूरा जितना कॉल थी उतने तक मंगाया, 10 रुपए मंगाना था, 10 रुपए पूरा मंगाया, उसके बाद फॉरफिट कराया। यहाँ पर हमने पूरा मंगाया है नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। कंप्लीट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉरफिट 500 इक्विटी शेयर। 500 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 रुपीज ईच एट 10% प्रीमियम। थोड़ा प्रीमियम भी ऐड करते हैं जिससे प्रीमियम की एंट्री भी आप समझ पाओ। ऑन विच अलॉटमेंट मनी, प्रीमियम ऑन विच अलॉटमेंट मनी। प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन 20 रुपए पर शेयर, अलॉटमेंट 50 रुपीज पर शेयर जिसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, एंड फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 per share which were not received, which were not received। हमने फर्स्ट कॉल मंगाया 30 रुपए के हिसाब से, रिसीव नहीं हुआ, मतलब उसने पे नहीं करा। एंड सेकंड कॉल एंड दिस सेकंड कॉल
and the second call, second and final call of rupees 20 per share, he was not yet called, अभी तक सेकंड कॉल और फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं। इसके अंदर बहुत सारे केसेस है। पास द जर्नल एंट्री ऑफ फॉरफीचर एंड रीइशू, फॉरफीचर और रीइशू की केस की एंट्री पास करिए अलग अलग केस के अंदर। पहला मैं केस नंबर 1 बना रहा हूं। केस नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है सर, केस नंबर 1, इफ द शेयर वर रीइशू एट 5 रुपए पर शेयर, इफ द शेयर वर रीइशू एट 5 रुपए पर शेयर। सर ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा, अभी लिख लीजिए। केस नंबर 1 है, द शेयर आर रीइशू। केस नंबर 2 है, इफ द शेयर आर रीइशू, if the share are reissue for 9 rupees per share and 8 rupees called up। अरे 9 कहां से आ गया, 50 रुपीज पर शेयर, 90 रुपीज पर शेयर और 80 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप। केस नंबर 3, if the share are reissue for 80 rupees per share and fully paid up। Case number 4, if the share were reissue at for 120 rupees per share and 120 नहीं 110 rupees per share and fully called up। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन से डिफरेंट मैंने वो बना दिया है। केसेस और उस केसेस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ 500 शेयर हमने फॉरफिट करे 100 रुपए वाले, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम भी जुड़ा था। अलॉटमेंट में एप्लीकेशन मनी 20 रुपए है, अलॉटमेंट मनी 50 रुपए, फर्स्ट कॉल 30 रुपए है और फाइनल कॉल आपके पास सेकंड कॉल फाइनल कॉल 20 रुपए है। कह रहा है फर्स्ट कॉल मंगाया था, कॉल करा था और पैसा रिसीव नहीं हुआ है, सेकंड कॉल अभी तक नहीं मंगाई है। ठीक है सर, बाद में मंगाएगा तो अलग बात है, पर अभी तक सेकंड कॉल नहीं मंगाई है। तो हम इस केस के अंदर पहली एंट्री हमारी होती है फॉरफीचर की, जो सेम रहेगी हमेशा। अब मुझे एक बात बताओ, सर कॉल्ड अप और पेड अप करके समझिए, आप डरिए नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कॉल्ड अप पेड अप क्या है। सिंपल सी बात ये है, मेरे पास 4 इंस्टॉलमेंट थी, एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट थी, फर्स्ट कॉल था और सेकंड एंड फाइनल कॉल था। मैंने एप्लीकेशन मंगाई, उसने पे कर दिया। मैंने अलॉटमेंट मंगाया, उसने पे कर दिया। मैंने फर्स्ट कॉल मंगाया, उसने पे नहीं करा, तो मैंने सेकंड कॉल मंगाई नहीं। सिंपल। तो मैंने कितने मंगाए, फर्स्ट कॉल तक मंगाया, तो फॉरफिट उसके बाद ही कर दिया मैंने। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने जब पिछली क्लास में कराया था तो मैंने पूरा मंगाया था, तब जाके फॉरफिट हुआ था। यहाँ फर्स्ट कॉल पे ही कर दिया, और ये मैं आपको फॉरफीचर वाले केस के अंदर भी बता चुका था। चलिए, तो पहली एंट्री जो होगी वो सब केस के अंदर सेम रहेगी। फर्स्ट एंट्री will be same in each cases। बार बार मैं एक एंट्री पास नहीं करूंगा, इसलिए मैंने कहा पहली एंट्री हर केस में सेम रहेगी।
फर्स्ट एंट्री विल बी सेम इन ईच केस, हर केस में पहली एंट्री क्या होगी, सेम होगी। कौन सी एंट्री, फोरफीचर वाली। अब मुझे बताओ सबसे पहले आपने कहां तक मंगाया, आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक ही मंगाया, तो आपने जहां तक मंगाया उसने से लायबिलिटी बनाई होगी। जब सेकंड और फाइनल कॉल मंगाया ही नहीं, फर्स्ट कॉल तक मंगाया, जब सेकंड और फाइनल कॉल मंगाया ही नहीं तो उससे लायबिलिटी क्रिएट नहीं करी होगी। आपने पहली एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एक कैपिटल यहां आ गया, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये पैसा आया होगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, दूसरी कैपिटल ऊपर आ गई। तीसरा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसका पैसा नहीं आया होगा, तो 3 बार शेयर कैपिटल क्रेडिट कराया आपने, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर, तो तीनों को डेबिट करके खत्म कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, 500 शेयर फोरफिट करे थे हमने, 20 रुपए के हिसाब से पैसा आ गया, 30 रुपए के हिसाब से पैसा आ गया, तो इतना पैसा हमें रिसीव्ड हो गया। तो 500 शेयर पे 50,000 पे 50 के हिसाब से रिसीव्ड हुआ, 500 शेयर इंटू 50 के हिसाब से रिसीव्ड हुआ, क्योंकि पहला है हमारा एप्लीकेशन मनी 20 रुपए, अलॉटमेंट मनी हमारे पास 30 रुपए है सर, 30 + 20 है सर ये। अब मैंने आपको क्या समझाया था, ओहो 30 + 20 क्यों होगा, 40 + 20 है। नहीं गड़बड़ हो गई यहाँ तो। एक काम करो ना, यहाँ 10% ले लिया, वहां मैंने 20 रुपए जोड़ दिए, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये 20 रुपए, 110 रुपए हो गए, 120 रुपए हो गए। तो इसको 20% कर दीजिए सर, इसको एक काम करो 20% कर दो, और यहाँ पर 110 की जगह 120 कर दो, ठीक हो जाएगा। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, 120 कर दो, पूरा क्वेश्चन चेंज करने से अच्छा उसी को चेंज कर दो। चलो अब ठीक है, 20 रुपए एप्लीकेशन प्रीमियम है। मैंने आपको एक कम समझाया था, अलॉटमेंट में प्रीमियम मंगा रहे हैं और अलॉटमेंट मनी उसने दे दिया, तो प्रीमियम का पैसा भी दे दिया। अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो जाता है तो वो प्रीमियम अकाउंट में रहता है, फोरफीचर अकाउंट में नहीं आता। सेम अगर ये प्रीमियम यहाँ मंगाया होता फर्स्ट कॉल पे और ये प्रीमियम का पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ था, तो हमने प्रीमियम को इनकम मान रखी थी, हम उसको कैंसिल कर दे क्योंकि रिसीव नहीं हुआ था, ये बताया था मैंने आपको। अभी मेरा प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। 30 रुपए मेरा अलॉटमेंट में आया और 20 रुपए मेरा एप्लीकेशन पे आया, टोटल 50 रुपए रिसीव हुआ कॉल मनी का, वो मैंने फॉरफिट कर लिया, मेरा इनकम हो गया। इसके बाद 500 शेयर पर, इसके बाद 500 शेयर पर 30 रुपए फर्स्ट कॉल था, उसको मैंने कैंसिल कर एसेट मान रखा था, और 500 शेयर इंटू 80 क्यों, क्योंकि सर मैंने सेकंड कॉल और फाइनल नहीं मंगाई है, तो उसके हिसाब से मैं उसको लायबिलिटी खत्म नहीं करूंगा, तो मैं 80 तक मंगाया था, 80 तक खत्म करूंगा। मैंने कितना मंगाया, मैंने 80 मंगाया, 80 में से मैंने 50 रुपए अलग करे, बाइफरकेशन बता देता हूँ इस 80 का, जिसमें से 50 रुपए के हिसाब से मेरी इनकम थी, मेरी लायबिलिटी हटाई, है ना, बताया था ना मैंने आपको कि इनकम हो जाती है हमारी जब फॉरफिट कर लेते हैं, और जो लायबिलिटी मानी उसको कैंसिल करना होता है। और जो बचे 30 रुपए फर्स्ट कॉल का, वो मैंने लायबिलिटी बनाई ये सोचकर कि पैसा आ जाएगा, वो नहीं आया, इसलिए मैंने वो भी खत्म कर दिया, तो टोटल 80 से खत्म हुआ। ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री। इसको थोड़ा अमाउंट में लिख देते हैं एक बार, या तो उधर भाग दिया, इधर आ। 8 × 5 = 40, ये हो गया 4,000 रुपए, ये हो गया 4,000 रुपए, 5 × 5 = 25, ये हो गया 40,000 हो गया ना, ठीक है, 25,000 रुपए, और 6, हाँ ये हो गया 15,000 रुपए। इस तरीके से 40,000, 25,000, 15,000, तो हमारे पास कितना अमाउंट आ गया फॉरफिट का, 25,000 रुपए आ गया। इतने तक का मैं डिस्काउंट दे सकता हूं अगर हमें क्वेश्चन कहता है तो। अब हम आते हैं पहले केस के अंदर, अपना पहला केस देखते हैं क्या है। अब आपके पास डिफरेंट केस आ गए। केस 1, सबसे पहले क्या मुझे बताओ, मैंने अभी तक उस शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगाया था। मैंने अभी तक उस शेयर होल्डर से मंगाया था सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल तक, सेकंड कॉल मंगाया नहीं, उससे पहले मैंने उसका जब्त कर लिया, मतलब अभी सेकंड कॉल मंगाना बाकी था, मैंने नहीं मंगाया, ठीक है। तो अभी तक मैंने उस जो पिछले शेयर होल्डर जिसका मैंने पैसा जब्त करा, उससे सिर्फ 80 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट मंगाई थी, फर्दर 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं मंगा रखी। मतलब मैं कह सकता हूं मैंने कितना कॉल किया उससे, 80 रुपीज के हिसाब से, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है, इफ द शेयर आर री इशू एट 50 रुपीज पर शेयर, इफ द शेयर आर री इशू एट द रेट 50 रुपीज पर शेयर, मतलब एक शेयर कितने का बेचा, एक शेयर कितने का बेचा सर,
अब 50 रुपए का बेच रहा हूं एक शेयर। एक अब मुझे बात बताना, टोटल मैंने कितना पैसा मंगाया था, कॉल्ड अप मनी कितना है, कॉल्ड अप कितने के हिसाब से मंगाया, 80 रुपए पर शेयर के हिसाब से मैंने कॉल्ड अप मंगाया है, ठीक है जी। और मैंने ये इतने के हिसाब से मंगाया था और बेचा कितने के हिसाब से, 50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से मैंने इसको बेचा। इस तरीके से मैंने 30 रुपए पर शेयर पे डिस्काउंट दे दिया। ऐसे निकालना है सर, ये होता है असली कहानी। मतलब आप जो डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉल्ड अप और रीइश्यू के बेसिस पर डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। सिंपल है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 80 रुपए है, क्योंकि 20 रुपए मैंने पहले वाले से मंगाया नहीं, तो अब एक शेयर की वैल्यू क्या रह गई, 80 रुपीज। मैंने कितना पैसा मंगाया अपने पिछले शेयर होल्डर से, 80 रुपए ही मंगाए थे, उससे पहले मैंने उसका फॉरफिट कर लिया, तो अब एक शेयर की वैल्यू कितनी रह गई, 80 रुपीज। 20 रुपए तो मंगाया ही नहीं, अब 80 रुपए रह गई और मैंने इसको बेचा 50 रुपए के हिसाब से, तो मेरा 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो कभी भी रीइश्यू को फेस वैल्यू से कंपेयर नहीं करना। कब नहीं कंपेयर करना, अगर आपने शेयर जो मंगाए हैं, शेयर का जो पैसा मंगाया था वो आपने पूरा नहीं मंगाया, फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है। अगर ये पार्शियल कॉल्ड अप है तो हम हमेशा कंपेयर पार्शियल कॉल्ड अप से करते हैं, कितना मंगाया था और कितने में बेच दिया। तो 80 रुपए मंगाया था हमने, 80 रुपए मंगाया था और 50 रुपए में इसको बेच दिया, तो हमें 30 का लॉस हो गया, क्योंकि हमारे पे 80 रुपए आने थे, 50 का मैंने बेच दिया और 30 रुपए का हमारा लॉस हो गया। डिस्काउंट मैक्स टू मैक्स 30 रुपए। तो कंपेरिजन किससे करते हैं हम, जिस रीइश्यू कितने का करा है, कितने का बेचा और कितने मंगाए थे, तो आ जाएगा 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अब एंट्री पास कर लो। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हमारे 500 शेयर हमने दोबारा बेच दिए 30 रुपए के, 50 रुपए के से। 500 शेयर कितने के बेचे, 50 रुपए के। पर हम अपनी लायबिलिटी कितने से बढ़ाएंगे, शेयर कैपिटल सर 500 इंटू 80 के हिसाब से, क्योंकि इतना तक ही मैंने पिछले वाले से मंगाया था। अच्छा ओके, ध्यान देना, मैं कोई और अच्छे से समझाऊंगा आपको। फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 500 इंटू 30 रुपए के हिसाब से हमने डिस्काउंट दिया। तो कितने का हमने डिस्काउंट दिया, हमने मंगाए 25,000 रुपए। टोटल शेयर की अभी तक कितना पैसा मंगाया था, 8 पे 40,000 रुपये अभी तक मंगाया था। देखो 40,000 रुपये अभी तक मंगाया था, जिसमें से 25,000 रुपये का दोबारा पैसा आ गया हमारे पे, और हमने 15,000 का हमने उसको दे दिया डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकता हूँ, अप टू द अमाउंट ऑफ फॉरफीचर मैंने दिया 15,000। अभी मेरा डिस्काउंट में पैसा बच गया, और जो पैसा बच गया मेरे 10,000 रुपये, वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अगली एंट्री में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। तो मैं एंट्री कहूंगा फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कितना है सर, 25,000 था फॉरफिटर में, 15,000 रुपए मैंने अभी तक डिस्काउंट पे अप्लाई कर दिया, मतलब 15,000 का डिस्काउंट दे दिया, अभी भी 10,000 बचा हुआ है। तो शेयर फॉरफिटेड को करेंगे कैंसिल, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कर देंगे डेबिट। 10,000 रुपए जो बचा है फॉरफिटेड वो खत्म करो और इसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में। ये है आपकी एंट्री। इसमें ये बात समझिए कि हमने कितना मंगाया था और हमने अब दोबारा कितने का बेच दिया। अगर वो फुल्ली कॉल्ड अप होता तब मैं इसको 100 रुपए के हिसाब से करता कंपेरिजन, पर हमने जितना मंगाया उतने के हिसाब से करेंगे। याद रहना हमेशा, डिस्काउंट की कैलकुलेशन हम निकालते हैं री इशू को कंपेयर करते हैं कॉल्ड अप से। अगर कॉल्ड अप पूरी मंगा रखे तो 100 माइनस 50 का डिस्काउंट होता, पर 80 तक मंगाया 50 रुपए। अब ये क्या है, अब जो 30 रुपए हमने नहीं मंगाए, 20 रुपए हमने नहीं मंगाए सेकंड कॉल, वो ये देगा भाई जो नया शेयर होल्डर है। ये समझा रहा था मैं आपको। 80 रुपए तक तो मैंने उससे मंगाया था, हमने कहा अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, आप समझिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक शेयर होल्डर है, मान लो आप वो शेयर होल्डर है, मान लो एक शेयर होल्डर है पहले का, मैं कंपनी, अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचना, ठीक है ना। एक शेयर होल्डर है जिससे मैंने 80 रुपए मंगाया था, मुझे 100 रुपए मंगाने थे, मैंने 80 मंगा के उसको फॉरफिट कर लिया। अभी मेरा 20 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल बच गया है। अब मैंने बोला यार 500 शेयर मैंने फॉरफिट करे, 80 रुपए के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर लिया, जिसमें से 50 आए, मैंने 25,000 मैंने फॉरफिट कर लिया और बाकी मैंने कैंसिल कर दिया। अब एक बात समझना, जो शेयर मेरे पे 500 शेयर जो मैंने फॉरफिट करे उसको मैंने कहां तक कॉल किया था, 80 रुपए। अब जो सेकंड और फाइनल कॉल मैंने कॉल नहीं करा, अब मैंने किसी शेयर होल्डर को पकड़ा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, मेरे पे ना 80 रुपए वाले शेयर है,
अभी तक मेरे पे है वो 100 रुपए वाले शेयर, पर मैंने 80 रुपए मंगा लिए हैं, जिसमें से अगर आपको चाहिए तो मैं 50 रुपए में देने को तैयार हूं। आप मुझे 50 रुपए दोगे पर 80 रुपए आपका गिना जाएगा, और फिर सेकंड और फाइनल कॉल आपसे मंगाई जाएगी। मतलब अगर आपने ये वाला शेयर 500 शेयर आपने खरीद लिए हैं, तो क्या होता, मैं ये कहता आपसे कि देखो 80 रुपीज के हिसाब से तो उसकी वैल्यू मैं रखूंगा, ठीक है, क्योंकि 20 रुपए तो मैंने मंगाया ही नहीं। 80 रुपीज की वैल्यू रखूंगा, जिसमें से आपको देने थे टोटल 40,000 रुपए, ठीक है, पर आप इसमें मुझे दे दो सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए, 15,000 का डिस्काउंट ले लो, और मैं मान लूंगा कि आपने 40,000 पे कर दिया है। आना था इस शेयर का कितना, 1 लाख रुपए पूरा, क्योंकि एक शेयर वैल्यू 100 रुपए है, 80 रुपए मंगाए थे, तो 80 रुपए के हिसाब से मैं डीलिंग कर रहा हूं आपके साथ कि भाई 80 की तो बात हो गई, बाकी 20 रुपए 30 रुपए जो भी है, 20 रुपए जो भी है खरीदेगा, जो भी पर्सन ये शेयर खरीदेगा वो 20 रुपए के हिसाब से सेकंड कॉल ला कर देगा। मैं इसको हटकर समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कार ली, ठीक है, अब उस कार पे मैंने डाउन पेमेंट कर दी 5 लाख रुपए की, और 5 लाख की ईएमआई बना ली, क्लियर। अब मैंने ईएमआई धीरे धीरे पे करी, धीरे धीरे पे करी, 1 साल बाद मैंने जितनी ईएमआई पे कर दी, टोटल मैंने ईएमआई पे कर दी 1 लाख समथिंग, या 1 लाख 1.5 लाख समथिंग मैंने ईएमआई पे, 1 लाख कर दी चलो ईएमआई पे। अभी मुझे कितनी ईएमआई और पे करनी है, 4 लाख रुपए। अब मैं कार को बेच रहा हूं। अब जिस पर्सन को मैं कार को बेचूंगा, जिस पर्सन को मैं कार बेचूंगा, फर्दर ईएमआई वो पे करेगा ना। अब समझिए, अगर मेरे पे एक कार है 10 लाख रुपए की, मैं वो आपको बेच रहा हूं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भैया 10 लाख की कार है ये। आप मुझसे पहला सवाल करोगे इसमें कोई ईएमआई तो नहीं है, मैंने कहा है 4 लाख की ईएमआई अभी और देनी है, तो आप कहोगे ये तो मुझे भरनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है 4 लाख माइनस कर दो, 10 लाख में से 4 लाख गए, ठीक है, अब बचे 6 लाख की कार, क्योंकि 4 लाख तो आपको पे करनी है, क्योंकि अगर आपको बेचूंगा तो 4 आपको पे करना होगा फर्दर ईएमआई। अब बचे 6 लाख रुपए। मैंने कहा आप 6 लाख की कार कितने में दोगे, क्योंकि 1 साल चला लिया। उसने कहा भाई 4 लाख में दे दूंगा। तो मैंने कहा 10 लाख की कार कितने में खरीदी, 8 लाख रुपए। सुनना आप ध्यान से, 10 लाख की कार मैंने 8 लाख में खरीदी, जिसमें से 4 लाख का फर्दर ईएमआई आप पे करोगे, और बाकी 4 लाख में आपको मिल जाएंगे। ये वाली कहानी यहां पर भी है। मैंने उस पर्सन से 80 रुपए मंगाए थे, 20 रुपए मैंने नहीं मंगाए, तो मैं कहूंगा जो पर्सन ये शेयर, ये 500 शेयर जो मैंने फॉरफिट करे, जो भी पर्सन इस शेयर को खरीदेगा, एक तो मैं उसको डिस्काउंट पे दे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पैसा आ चुका है, एक तो मैं उसको दे दूंगा डिस्काउंट पर। ऐसा समझो 500 शेयर 100 रुपए के हिसाब से अगर मंगाता तो 50,000 मेरे जेब में होने चाहिए थे, ठीक है। कितने जेब में होने चाहिए थे, 50,000 रुपीज जेब में होने चाहिए थे। अब सुनना, इतना पैसा मुझे चाहिए अगर मैं 500 शेयर इशू करता हूं 100 रुपए वाले को। अब मुझे सुनना, मैंने 500 शेयर 80 रुपए के हिसाब से मंगाए, 40,000 रुपए मंगाए, और 40,000 रुपए मंगाए, आना था 50,000 रुपए, 40 मंगाए, 20,000 अभी मंगाया ही नहीं। और इस 40,000 रुपए में से उसने मुझे दे दिया 25,000 रुपए, और 15,000 रुपए उसने मुझे नहीं दिया, नहीं दिया। तो इस 500 शेयर भी आए और 25,000 भी आए मेरे पास, मेरे पे 500 शेयर भी आ गए और 25,000 रुपए, 25,000 अमाउंट भी आ गया, मेरे शेयर भी आ गए और मेरे 25,000 रुपए भी आ गया। अब अगर मेरे 25,000 आ गया तो मेरे पे टोटल कितना आना था इन 500 शेयर को बेचकर, 50,000, 25 ऑलरेडी आ गया, तो 25 और कहीं से मिल जाए तो मेरे तो बात बन जाए, क्योंकि मेरे को तो 50,000 चाहिए था, 500 शेयर बेचता, 100 रुपए के हिसाब से 50,000 चाहिए था, 25,000 फॉरफिट में मैंने कमा लिया। अब मुझे 25,000 रुपये कहीं और से किसी को खरीद बेच दूंगा तो वहां से मिल जाए तो बढ़िया है, 25,000 से ऊपर बेच दिया तो और बढ़िया, मेरा बेनिफिट हो जाएगा। अब टू 25 बेचा, 25 का डिस्काउंट देके बेचा तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपने इस 50,000 के, अब 500 शेयर आपके पास है, अब इसको आप जितने में बेचो, अब 100 का 100 में बेच दो, 80 का बेच दो, 50 का बेच दो, जितने का ही बेचोगे तो आपको इसमें कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। अब मेरे पे 500 शेयर आ गए, मेरे पे 25,000 आ गए। अब मैंने किसी पर्सन को पकड़ा और मैंने कहा भाई देखो ये 500 शेयर है मेरे पास, क्या आप खरीदना चाहेंगे इसको? उसने कहा खरीदना चाहूंगा। देखो 80 रुपीज के हिसाब से तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, मतलब 80 रुपए के हिसाब से तो मैं कॉल कर चुका हूं, 20 रुपए मैंने कॉल नहीं करा। अगर आप ये शेयर खरीदोगे मेरे से तो आपको 20 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल देनी होगी, क्योंकि अब मैं आपको शेयर होल्डर मान लूंगा। पहले मैंने उसको माना था पर उसने नहीं दिए तो मैंने फॉरफिट कर लिए। अगर मैं शेयर आपको बेच रहा हूं, मान लो मिस्टर ए को बेच रहा हूं, मैं शेयर मिस्टर ए को बेच रहा हूं, तो मिस्टर ए से कह रहा हूं कि भाई 500 शेयर खरीदोगे ना आपको, तो आपको अलग से सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल देनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो मंगाया नहीं था, भाई तुमसे मांगूंगा, तुम हो गए मेरे शेयर होल्डर। ठीक है सर, मैंने कहा ये तो मैं दे दूंगा। इसने कहा ये तो मैं दे दूंगा 20 रुपए के हिसाब से, पर ये 80 रुपए वाले शेयर 80 में तो ना खरीदूंगा, आपने पहले भी तो फायदा कर, कह रहा ठीक है 50 रुपए में ले लो। तो मैंने 80 रुपए के शेयर पर शेयर मैंने मिस्टर ए को 50 रुपए के हिसाब से बेचे, 80 से लायबिलिटी बनाई और प्लस 20 रुपए उससे, और सेकंड कॉल जो बच गया था वो इससे मंगाऊंगा, अब ये नया शेयर होल्डर मेरा आ जाएगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि 80 रुपीज मैं मंगा चुका था,
मुझे 20 रुपए और मंगाने हैं, जो नया शेयर होल्डर आएगा जो शेयर को खरीदेगा उससे मंगाऊंगा ये 20 रुपए, इसलिए मैंने इसको कॉल्ड अप तक ही इशू करा। 80 रुपए के मंगाया, 50 के हिसाब से बेच दी, उसको भी फायदा हो गया कि उसने 80 हिसाब से पे कर, अगर ये नए शेयर खरीदता मेरे से तो इसको 80 पूरा पे करना होता, इसको 50 ही पे करना पड़ा, तो इसको 30 रुपए का फायदा हो गया और मुझे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो गया, क्योंकि मेरे 25,000 आ गए, 15 डीगा भी तो 10,000 मेरी जेब में भी आ गए, तो दोनों को बेनिफिट हो गया यहाँ पर समझिए जो सेकंड और फाइनल कॉल नहीं मंगाई वो नए शेयर होल्डर से मंगाई जाएगी, पर क्वेश्चन कहेगा तब, क्वेश्चन ने नहीं कहा अभी, इसलिए मैं अगली एंट्री पास नहीं कर रहा। क्वेश्चन कहेगा तब और क्वेश्चन कभी नहीं कहेगा, पर एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा दिया कि जो सेकंड कॉल का पैसा है वो नए शेयर होल्डर से ले जाएंगे जिसको रीइश्यू शेयर बेचे गए हैं। क्लियर हो गया जी। तो कंपैरिजन हमेशा किसके साथ करना है, कंपैरिजन हमेशा करना है 80 रुपए के साथ, क्योंकि इतना ही मंगाया था और जो बाकी 20 रुपए नहीं मंगाया, जो नया शेयर होल्डर है वो सेकंड कॉल का पैसा देगा, जो ये रीइश्यू शेयर खरीदेगा। अब अगला केस नंबर 2 आ जाता है। इफ द शेयर आर रीइश्यू फॉर 90 के हिसाब से मैंने रीइश्यू करे, मतलब 90 रुपए के हिसाब से बेच दिया भैया, और बताओ, और 80 रुपए मंगाया था जैसे कि मैंने आपको बताया। शेयर रीइश्यू कितने करें, 90 रुपए पर शेयर के हिसाब से, ठीक है जी। और कॉल्ड अप कितनी है, कॉल्ड अप है 80 रुपए पर शेयर के हिसाब से, कॉल्ड अप कितनी 80, तो भैया 80 रुपए वाले शेयर थे, ठीक है। हमने कहा भाई 80 में तो नहीं दूंगा, जो खरीदना है तो 90 में लो, हमारी गुडविल अच्छी है, तो हमने क्या करा, देखो 80 रुपए मैंने मंगाए थे, मुझे 80 रुपए ही उससे लेने चाहिए थे, बाकी 20 रुपए अलग से वो देगा ही देगा। अब मुझसे कह रहा हूँ भैया देखो 80 रुपए तो नहीं, 90 में दूंगा ये वाला शेयर, अगर खरीदना तो बताओ, ऐसे मेरे शेयर मिलते नहीं है, अगर आपको चाहिए तो बता दो, 90 रुपए में दूंगा। मतलब समझिए, अब आप ये समझिए कॉल्ड अप का मतलब क्या है, अभी उस शेयर की वैल्यू 80 रुपये है, आप कह रहे हो 80 रुपए के शेयर मैं आपको दूं, 80 रुपए पर शेयर के हिसाब से वैल्यू है, फेस वैल्यू, पर मैं आपको दूंगा 90 रुपए के हिसाब से। ये हो गई फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट की डीलिंग हो गई। इसके बाद जब आप शेयर खरीद लोगे तो सेकंड कॉल 20 रुपए के हिसाब से और लाओगे, मतलब 100 रुपए के शेयर उसको 110 के पड़ गए, मतलब प्रीमियम हो गया 10 रुपए का यहाँ पर, है ना। देखो 80 के हिसाब से तो 90 मांग रहा हूँ, और जो 20 रुपए सेकंड कॉल है वो बाद में देगा ही, वो 20 रुपए के हिसाब से तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि सेकंड कॉल में मंगाई नहीं, तेरे से मंगाऊंगा, तू देगा जब तू नहीं खरीद लेगा। तो इसका मतलब आपके पास 10 रुपए क्या है, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, मतलब आपने एक्स्ट्रा में बेच दिया उसको। इस तरीके से कैलकुलेशन करी जाती है। इधर देखो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे सर, देखो मैं उससे 500 शेयर का 90 रुपए मंगा रहा हूं, पर मैं लायबिलिटी बनाऊंगा 500 शेयर इंटू 80, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक ही लायबिलिटी बना सकता हूं, लायबिलिटी तो फर्स्ट कॉल तक बना सकता हूं, क्योंकि सेकंड कॉल तक भी इशू नहीं करी, अगली एंट्री होती है सेकंड कॉल की भी होती, अभी बताता हूं अगली एंट्री क्या होगी। और फिर 500 इंटू 10 के हिसाब से मेरा प्रीमियम हो गया। ये तो हो गया, मैंने क्या करा, एप्लीकेशन से लेकर फर्स्ट कॉल तक लायबिलिटी क्रिएट कर दी, देख रहे हो आप, दोबारा से क्रिएट कर दी ना, क्योंकि ये पैसा मेरे पे आ गया है, पर सिक्योरिटी का अलग से ले लिया। जो नया शेयर होल्डर है, जो ये शेयर खरीद रहा है 500, उससे तो 80 रुपए फर्स्ट कॉल तक मंगा ही रहा हूँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक 80 रुपए मंगा ही रहा हूँ, साथ में 10 रुपए और मंगा रहा हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम के। जब ये पे कर देगा, ये आ जाएंगे ये आगे, इसके बाद फिर मैं एक एंट्री और पास करूंगा इसमें, जब क्वेश्चन कहेगा मुझे और कहूंगा शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन बैंक अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसके ये जो लास्ट वाली कॉल वाली एंट्री है दो, वो मैं दोबारा पास करूंगा, दोबारा लेकर आएगा 20 रुपए और। होप समझ गए आप, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये पहली एंट्री हो गई और उसमें दूसरी एंट्री, क्या मैं फॉर फीचर का पैसा यूज कर पाया 25,000 पे, इस वाले केस के अंदर कुछ भी यूज नहीं कर पाया, तो इस वाले केस के अंदर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट खत्म कर देंगे, पूरा का पूरा बेनिफिट हो गया हमारा, कोई डिस्काउंट नहीं दिया बल्कि उल्टा ज्यादा ले लिया। और टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री बिना बोले करनी ही पड़ती है आपको, क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं कि एंट्री करो रिजर्व वाली, करनी पड़ेगी आपको, इनबिल्ट इन्फॉर्मेशन है। 25,000 और 25,000 रुपए। इसके बाद केस नंबर 3, केस नंबर आप 3 देखेंगे तो केस नंबर 3 कह रहा है भाई 80 रुपए मंगाया और फुल्ली पेड अप, मतलब जितना मंगाया था उतना पूरा का पूरा पेड कर दिया बंदे ने, मतलब 80 रुपए मंगाया था 80 के 80 पूरा पे कर दिया, मतलब कोई भी पार पे हो गया, ये एट पार हो गया, ये एट प्रीमियम हो गया और ये डिस्काउंट हो गया। देखा जाए तो यही तो हुआ, 80 वाले शेयर मैंने कितने में दे दिए, 80 वाले शेयर मैंने कितने में दे दिए, 80 वाले शेयर मैंने, एक मिनट बैटरी लो हो गई,
80 वाले शेयर कितने के दे दिए एट डिस्क 50 में, 80 वाले शेयर कितने के दे दिए 90 रुपए में प्रीमियम, और 80 वाले शेयर कितने में दे रहे हैं 80 में ही दे रहे हैं एट पार। ठीक है जी, वो तीसरा अलग कहानी है, ये पार की आ गई। रीइशू कितने का कर रहे हो 80 रुपए पर शेयर के हिसाब से आप मांग रहे हो उससे पैसा, फर्स्ट कॉल तक का पूरा पैसा मांग रहे हो आप, सेकंड कॉल फाइनल कॉल जब ड्यू करेंगे तब मांगेंगे, और रीइशू के बाद और कितना अभी तक कॉल कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल तक हमने कॉल करा था उतना पूरा का पूरा उससे मांग रहे हैं, तो हमारे पास नील, कोई भी डिस्काउंट और वो नहीं, जितना 80 रुपए का मतलब समझ रहा है, समझ रहे हो आप कि जब मैं 80 रुपए में आ गया इसका मतलब क्या, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों का पैसा इकट्ठा मंगा रहा हूँ नए शेयर होल्डर से, और उतने का ही मंगा रहा हूँ जितने का है, और बाद में सेकंड कॉल का भी लेकर आएगा। और पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 500 शेयर इंटू 80 के हिसाब से 40,000 रुपए। और अगली दूसरी एंट्री होगी शेयर फोरफिटेड, कोई भी पैसा यूज नहीं कर पाया, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर नहीं टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। तो पूरा 25,000 रुपये मेरा बच गया है, भाई यूज नहीं कर पाई, ये मेरा बेनिफिट हो गया, कैपिटल बेनिफिट हो गया। एंड लास्ट केस, अब लास्ट केस में थोड़ा मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। लास्ट केस में मैंने कहा कि अगर मान लो कि मैंने पूरा कॉल अप किया होता, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या कह रहा है, फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब पूरे 100 रुपए के हिसाब से आपने पैसा मंगा लिया और आपने 120 रुपए के हिसाब से उसको बेचा, तो आपने 20 रुपए प्रीमियम पे बेच दिया, ये प्रीमियम का आ गया। तो कॉल्ड अप आपने करा 100 रुपए के हिसाब से पर शेयर पे, और आपने री इशू कर रहे हो उसको 120 रुपए के हिसाब से पर शेयर पे। इसका मतलब मंगाना था 100 रुपए, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 100 रुपए, पर आपने मंगाया कितना 120 रुपए बेच दिया, तो आपके पास 20 रुपए पर शेयर पे क्या हो गया प्रीमियम, 20 रुपए पर शेयर पे क्या हो गया प्रीमियम। और ये प्रीमियम की एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हो। पर यहां पर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन में मैंने कहा कि कॉल्ड अप कितना है 100 रुपए, इसका मतलब मैं पिछले वाले शेयर होल्डर से, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, पिछले वाले शेयर होल्डर से 100 रुपए मंगा चुका हूं, उन्होंने नहीं दिया, मंगाया पूरा था नहीं दिया, अब मैं कह रहा हूं ये 100 रुपए आप इकट्ठा मुझे पे करो और विथ प्रीमियम पे करना। तो जो नया शेयर होल्डर है वो तो सिक्योरिटी, वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पूरे 100 रुपए देगा और प्लस सिक्योरिटी के 20 रुपए और देगा, मतलब पूरा क्वेश्चन अगर मैं पूरा मंगा लेता तो इसको इतने पे करने पड़ते हैं, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम पे करना पड़ता है 20 रुपए के हिसाब से। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना है जी 500 शेयर मैं बेच रहा हूं और इसको 120 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं, जिसमें 500 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से आपका कैपिटल हो गया, और 500 शेयर 20 रुपए के हिसाब से प्रीमियम का पैसा मंगाया, ये हो गई। और हम शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर फीचर का पैसा यूज नहीं कर पाए, तो वो सेम एंट्री होगी बार बार, फॉर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये हो गया हमारा खत्म, सारे के सारे केस अच्छे से। क्लियर है जी, ठीक। अब हम चलते एक बार नया कॉन्सेप्ट पे, और नया कॉन्सेप्ट कहता है, नया कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि भैया अगर आप शेयर जितने आपने फॉरफिट करे थे अगर उतने रीइशू नहीं करे तो अब क्या एंट्री होगी, मतलब 500 शेयर फॉरफिट करे पर आपने बेचे दोबारा सिर्फ 300 400 ऐसे बेचे, पूरा नहीं बेचे, ठीक है। तो ये हमारा केस चलेगा और यार समझ में आ गया आपको। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। When all forfeited share were not issued, this is the last concept. When all forfeited share were not issued, जब सारे forfeited शेयर आप इशू नहीं करते तो उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें, बस ये है, इसमें बस हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि जब हम, अगर मान लो 500 शेयर मेरे पास आया, ठीक है, 500 शेयर का मैंने फॉरफिट करा 25,000 रुपये, अब मैं इसमें 500 में से 300 शेयर बेच रहा हूँ, सर 250 शेयर बेच रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, अब मैं डिस्काउंट पे बेचना चाहता हूँ तो मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ, ये कैलकुलेशन है।
500 शेयर पे आपका कितना अमाउंट फोरफिटेड है? 25,000 रुपए। ठीक है जी। अगर मैं 250 शेयर इशू कर दूं, री इशू कर दूं 250 शेयर, तो क्या पूरे 25,000 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा? नहीं सर, आप भी समझ रहे हैं, ये 25,000 डिस्काउंट 500 शेयर पे है। पहले निकालो कि 250 शेयर पे कितना डिस्काउंट आता है इसका। सॉरी, 25,000 शेयर जो हमने फोरफिट कराया अमाउंट, वो 25,000 अमाउंट 500 शेयर। आपको मैंने बताया था मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू द अमाउंट ऑफ फोरफिचर दे सकते हैं। पर सर जब सारे शेयर बेचोगे, सारे के सारे शेयर री इशू करोगे, तभी तो सारा का सारा यूटिलाइज करोगे। ये 25,000 रुपए का जो फोरफिटेड अमाउंट है, ये सारा शेयर पे यूटिलाइज करना है आपको। अभी सारा बेचा कहाँ है आपने? आधे बेचे हैं। तो इसका मतलब जब आधे शेयर बेचोगे तो इसका डिस्काउंट भी आधा ही यूज करोगे। मतलब ये फोरफिटेड अमाउंट आधा ही यूज करोगे डिस्काउंट देने के लिए। ये है बस कैलकुलेशन, खत्म, इतना ही है। समझ पाया आपको? दोबारा बता देता हूं। अगर 500 शेयर पे इतना अमाउंट फोरफिट हुआ है, 500 शेयर में 25,000 का अमाउंट फोरफिट हुआ है, तो आपको पता है कि जब भी मैं डिस्काउंट देता हूं, मैं डिस्काउंट कहां तक दे सकता हूं? जितना अमाउंट फोरफिट करा उतने तक दे सकता हूं। पर जब आप सारे शेयर बेचोगे तब, मतलब अगर आप 500 के 500 बेच देते, री इशू कर देते, तब 25,000 यूटिलाइज कर लो डिस्काउंट देने के लिए। पर अगर आप 500 की जगह सिर्फ आधे ही शेयर री इशू कर रहे हो, तो आप डिस्काउंट देने के लिए पूरा अमाउंट यूज नहीं कर सकते। इसको भी निकालो कि 250, अगर 500 शेयर पे इतना अमाउंट फोरफिटेड का है, तो 250 शेयर पे कितना अमाउंट होगा? कितना होगा? 12,500। इसका मतलब 250 शेयर री इशू करते टाइम आप 12,500 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, क्योंकि बाकी 12,500 जब अगले 250 बेचोगे तब वहां यूटिलाइज करना। यही है दोस्तों, बस इस पॉइंट में और कुछ नहीं है। अगर ये समझ में आ गया है, बस खत्म हो गया, इतना ही था। मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। एबीसी लिमिटेड forfeited 500 शेयर। एबीसी लिमिटेड forfeited 500 शेयर। इसके बाद मैं सोच रहा था यार दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। @10 रुपए ईच। एबीसी लिमिटेड forfeited 500 शेयर ऑफ मिस्टर रमन who had not paid who had not paid first and final call money। एप्लीकेशन की हमारे है 3 रुपए, अलॉटमेंट में हमारे है 4 रुपए, 4 5 6 7, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है 3 रुपए। तो 3 रुपए हमने ये भी मंगाया, ये भी मंगाया, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है, सारा मंगाया था। ये दो तो पे कर दिए थे इसने, ये नहीं पे करा था। आउट ऑफ 500 शेयर इस री इशू, आउट ऑफ 500 शेयर ओनली 350 शेयर री इशू @ 6 रुपए पर शेयर। 6 रुपए के हिसाब से उसने 350 शेयर बेच दिए। ठीक है जी, 6 रुपए के हिसाब से उसने 350 शेयर बेच दिए। पास जर्नल एंट्री। अभी क्वेश्चन मत उतारना, क्वेश्चन में ऊपर नीचे कर सकता हूं मैं, ठीक है ना, उतारना मत। पहली एंट्री होगी फोरफिटेड की, पहली एंट्री। फोरफिटेड में क्या होता है? जितना पैसा कॉल्ड अप किया होता है, मतलब मैंने पूरा मंगाया है, पूरे से लायबिलिटी बनाई होगी, सारी लायबिलिटी खत्म कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जितना पैसा आपने कॉल किया है ना, ये भी मंगाया था, ये भी मंगाया था, ये भी मंगाया था, इतने के हिसाब से खत्म कर दो। 500 शेयर इंटू 3 4 3 3 10 ना, सीधा ही 5,000 टू शेयर फोरफिटेड। कितना जी? शेयर इतना मंगाया था ना, तो 500 शेयर इंटू 7 और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यह आ जाएगा 500 शेयर इंटू
3, ये हो गया फोरफिटेड। अब यहां पर देख लो, ये आ जाएगा जी 5000, ये आ जाएगा जी 3500, ये आ जाएगा जी 5 3 1500। तो मेरे पास 500 शेयर पर कितना अमाउंट का फोरफिटेड जुड़ गया? 500 शेयर पे 3500 का अमाउंट ऑफ फोरफिटेड जुड़ गया। अब मैं कितने शेयर री इशू कर रहा हूं? सर आप री इशू कर रहे हो सिर्फ 350 शेयर, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मेरी कहानी ये समझिए, ध्यान समझना। मैंने 350 शेयर इशू करे 6 रुपए के हिसाब से, और 350 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट दे दिया, और 350 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से लायबिलिटी क्रिएट कर ली। मतलब मैंने टोटल लायबिलिटी क्रिएट करी है 3500 की। भाई 350 शेयर री इशू करे, एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। 10 रुपए का एक शेयर था, 6 रुपए मांगे, 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। क्या ये मैं डिस्काउंट दे सकता हूं? पहले तो ये चेक करो। सर ये तो मैंने लिख दिया, अभी लिखना नहीं है आपको, ये लिखना नहीं है सर अभी आपको। पहले मैं चेक करूंगा क्या मैं डिस्काउंट दे भी सकता हूं या नहीं दे सकता। तो 350 इंटू 6 याद आएगा 2100, 350 इंटू 4 याद आएगा 1400, और याद आएगा 3500। अब पहले तो मैं चेक करता हूं, सुनो इधर ध्यान देना, चेक कैसे करेंगे। एक मिनट देना है, एक लाइन लिखनी है मुझे ऊपर बस। इतना उतार लीजिए, नहीं उतारना नहीं है अभी, मत उतारो। हाँ, लाइन लिखनी है, लाइन में बाद में लिखवाऊंगा। सबसे पहले देखो, इधर ऐसे बनाओ, 500 शेयर, ठीक है ना। 500 शेयर पे कितना अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड है? 3500 का। 500 शेयर पे अगर 3500 का, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने कितना री इशू करा है? 350 शेयर। तो 350 शेयर पे कितना अमाउंट? फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा, ठीक है जी। मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, आप याद करोगे, रट लोगे, कोई फायदा नहीं है, खामखा कोई फायदा नहीं है। यूनिटरी मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, ये जो मैंने आपको कराया, और यही से करना है। अगर 500 शेयर, सुनना, अगर 500 शेयर पे इतना अमाउंट यूज कर सकता हूं मैं फॉरफिटेड का, 500 शेयर पे अगर 3500 यूज कर सकता हूं, तो 350 में कितना बनता है? अगर 500 शेयर का टोटल प्रॉफिट अमाउंट 3500 है, तो 350 शेयर का कितना? इसलिए मैंने कहा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 500 इंटू एक्स, 500x, 3500 मल्टीप्लाई बाय 350, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो एस की वैल्यू क्या आ गई? 350 मल्टीप्लाई बाय 7। एस की वैल्यू क्या आ गई? 350 मल्टीप्लाई बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 7, यह आ जाएगा 2450। इसका मतलब कि आप 350 शेयर पर, जो आप री इशू कर रहे हो, 350 शेयर पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते हो? मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 2450 का दे सकते हो। 350 रुपए मैक्सिमम इतना डिस्काउंट दे सकते हो। और बाकी जो बच गया, बाकी जो बच गया है, मतलब जो शेयर मैंने इशू नहीं करे, जैसे कि रिमेनिंग शेयर कितना है सर? रिमेनिंग शेयर मेरे पे बच गए 350, 150 शेयर, और इसका फॉरफिटेड अमाउंट कितना रह गया जो मैं यूज नहीं कर, फॉरफिटेड अमाउंट अनयूटिलाइज्ड। भाई जब तक मैं बेचूंगा नहीं तब तक मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता इसका अमाउंट। समझ में आ रहा है? वही देखो, 3500 टोटल फॉरफिटेड अमाउंट था, 350 का कितना हिस्सा बना? 2450। तो इसका कितना बचा? 1050, जो कि निकला 3500 में से 3500 हिस्सा था, 3500 टोटल फॉरफिटेड अमाउंट था 500 शेयर पे। हमने निकाला अगर 500 शेयर पे इतना फॉरफिट है, तो 350 पे कितना? हमने निकाला 2450 रुपए। और अगर 350 पे इतना, तो 3500 में से 350 वाला हटा दो, तो बचा हुआ 150 वाला होगा ना। कि अगर
3500 टोटल फोरफिटेड अमाउंट था 500 पे, और 350 पे इतना, तो 150 पे 1050। तो इतना जब मैं ये जिस टाइम ये मैं ये रीइशू करूंगा उस टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट में इतने का दे सकता हूं जो रिमेनिंग शेयर पे मेरा होगा। ये आसानी समझ में आ गई। अब मैंने कितने का डिस्काउंट दिया, अब कैपिटल रिजर्व निकालो ना सर, कैपिटल रिजर्व निकालिए दोस्तों। मैंने डिस्काउंट कितने का दिया, मैं जा सकता कितना डिस्काउंट दे सकता हूं 2450 का, जो कि मैंने इसकी कैलकुलेशन की मदद से निकाला, 350 में इतना आ रहा है हिस्सा इसका। तो 2450 में मैंने डिस्काउंट दिया सिर्फ 1400 रुपए का। तो कैपिटल रिजर्व आया 2450 में से अगर 1400 का डिस्काउंट दिया है तो आपका आंसर आ गया 2450 माइनस 1400, यह आ जाएगा 1050। तो इतना बेनिफिट अब इसका यूटिलाइज मैं इसमें नहीं कर सकता। सुनो, ये जो पैसा है जो फोरफिटेड अमाउंट का यूटिलाइज नहीं हो पाया, देखो इधर देखो 350 शेयर है, इसमें इतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं, मैंने सिर्फ दिया इतना, तो इतना डिस्काउंट मैंने नहीं दिया, मेरा बच गया पैसा। तो ये कैपिटल रिजर्व है सर, ये पैसों को यहां यूज नहीं कर सकते आप इसके शेयर रीइश्यू के टाइम पर। इसके हिस्से का पैसा, इसका हिस्से का पैसा यूज करोगे, मतलब 150 शेयर जब रीइश्यू करूंगा तो इतना यूज कर सकते हो डिस्काउंट देने के लिए। और अगर इसका कुछ पैसा इसमें से कुछ बच जाता है तो वो कैपिटल रिजर्व माना जाएगा, वो पैसा आप यहां यूज नहीं कर सकते, मतलब जिसका जो हिस्सा होगा उतने का ही आप दे सकते हैं। ये 1050 से कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास हो जाएगी। शेयर forfeited account debit to capital reserve, शेयर forfeited account debit to capital reserve। इधर देखो 1050 और 1050 ये समझ आ गया, एंड बैलेंस इन शेयर forfeited अकाउंट। अभी मेरा बैलेंस बच गया क्या, यस, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में मेरा कुछ बैलेंस बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 1050 रुपए बचे हुए हैं, जो कि 150 शेयर के लिए है, ये आप इसी में रहने देंगे। फॉरफिटेड में जो पैसा बच गया वो फॉरफिटेड में रहेगा। सर फॉरफिटेड का पैसा आप तब कैपिटलिज्म में डालते हैं जब उसका यूज नहीं करते और उसके बदले के शेयर बिक गए होते हैं। अभी मुझे बताओ, जो फॉरफिटेड 1050 रुपए मेरे इसके अंदर पड़े हैं, इसके बदले के शेयर मैंने रीइश्यू करे नहीं करे, नहीं। जब ये जिस दिन मैं रीइश्यू करूंगा और मैंने कोई पैसा यूज नहीं करूंगा इसका, तो फिर मैं कैपिटलिज्म में डालूंगा। जब तक मैं इसको रीइश्यू नहीं करता, जो 150 शेयर मेरे बच गए, 500 थे ना फॉरफिट करे, 350 करे और 150 रीइश्यू नहीं करे, तो जिस दिन मैं 150 रीइश्यू करूंगा इतना अमाउंट यूज कर सकता हूं डिस्काउंट में। अगर मैं कुछ नहीं यूज करता तो ये सारा पैसा कैपिटलिज्म में आएगा, और तब जब तक मैं रीइश्यू नहीं करता इस पैसे को मैं संभाल के रखूंगा इसी अकाउंट में, और बैलेंस शीट में नोट टू अकाउंट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लास्ट में दिखाएंगे कि हाँ इतना अमाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा हुआ है। इस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है इसमें। क्या आपको क्लियर हो गई कैलकुलेशन? अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, पहले अब इसको उतार लीजिए, आप इसको उतार लीजिए सर, ये पूरा उतार लीजिए और पीछे वाला भी बता देता हूं। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा। अभी इसकी जो हेडिंग होगी वो ये होगी, इसमें जो पूरा मैंने हेडिंग निकाला ये क्या निकाला, गेन ऑन रीइश्यू। तो यहां बोलूंगा कैलकुलेशन द गेन ऑन, गेन बोल लो या प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। कुछ बातों का आपको ध्यान देना है, कुछ बातों का इस पॉइंट पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात, मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिखवा रहा हूं, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं उसको लिख लीजिए। पहली इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना है कि 500 शेयर पे जितना अमाउंट फॉरफिट करा, ठीक है ना, वो सारा का सारा यूटिलाइज तब होगा जब पूरे 500 शेयर हम डिस्काउंट के तौर पे यूटिलाइज तब होगा जब पूरे 500 शेयर हम रीइश्यू कर दें, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर 500 में से कुछ शेयर रीइश्यू कर रहे हैं तो इस शेयर के बदले में कितना फॉरफिटेड अमाउंट होगा वो कैलकुलेट करना होगा। अगर 500 शेयर का हिस्सा, 500 शेयर पे अगर 3500 का फॉरफिटेड अमाउंट है तो 350 में कितना वो निकालना होगा। जब आप ये निकाल लोगे तो 350 शेयर जब रीइश्यू करोगे तो उसका जो अमाउंट हिस्सा निकलेगा उस हिस्से तक का ही आप यूज डिस्काउंट दे सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और जो शेयर आपने रीइश्यू नहीं करे उसके बदले का जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो ऐसे ही फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा रहेगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, अब अगर आपने जो शेयर रीइश्यू करे थे उसमें इतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे, अगर इससे कम दिया हूं तो बच गया इसमें कोई पैसा, अब इसके अंदर कोई पैसा बचेगा वो यहां यूज नहीं होगा, वो कैपिटलिज्म में गेन मान लिया जाएगा। ये है पूरी कहानी, समझ में आ गया? 3-4 पॉइंट है, एक बार बैक करके दोबारा रिपीट करिए, सुनिए इसको, बार बार सुनिए जब तक आपको समझ ना आ जाए। मैं लास्ट बार और समझा देता हूं। अगर 500 शेयर पे इतना अमाउंट फॉरफिट है, 500 शेयर पे अगर इतना अमाउंट फॉरफिट है, जब पूरे 500 शेयर रीइश्यू करूंगा तब मैं ये अमाउंट को डिस्काउंट के तौर पे यूज कर सकता हूं पूरे को।
अगर मैं कुछ पार्शियल शेयर बेच रहा हूं, री इशू कर रहा हूं और कुछ नहीं बेच रहा, तो पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि 500 शेयर पे अगर इतना अमाउंट फॉरफिट है तो 350 पे कितना, ये निकाला। तो हमें कैलकुलेट करा कि 350 पे कितना, बड़ा सिंपल मेथड है, मैंने पहले भी सिखाया आपको। अब अगर 350 में इतना है भाई, इसके ना एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, और जिस बच्चे को ये आ गया उसको फॉर्मूला कुछ नहीं चाहिए। और अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूं, आप हिल जाओगे देखकर कि फॉर्मूला कितना खतरनाक है। और देखो ये तरीका मेरा सबसे सिंपल है। 350 शेयर पे इतना अमाउंट मैं यूटिलाइज कर सकता हूं डिस्काउंट देने के लिए, ये फॉरफिटेड अमाउंट है इसके हिस्से का 350। और जो रीइशू नहीं करा, जो करना ही नहीं है, 150 शेयर जो बच गए हैं, इसका कितना अमाउंट आ गया, कैसे निकाला, टोटल में से वो 350 वाला हटा दिया तो 150 वाला बच गया। ये मैं तब तक फॉरफिटेड अकाउंट में डालूंगा जब तक मैं इसको रीइशू नहीं कर दूं। एक बार इसको रीइशू कर दिया और इसका पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ तो अब कैपिटलिज्म में जाएगा, तब तक ये इतना ही रहेगा। यूटिलाइज कर ले तो बात ही खत्म। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला भाई, 350 में आपने इतना अमाउंट यूटिलाइज कर सकते थे डिस्काउंट देने के लिए, आपने कम किया तो जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व। जो रीइशू करा शेयर, उसके बदले जो शेयर रीइशू कर दिए और उसके बदले के फॉरफिटेड अमाउंट में कुछ पैसा बच जाता है, जैसे कि 1050 बचा, ये कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। और ये वाला 1050 जो बच गया फॉरफिट अकाउंट में वही रहेगा, क्योंकि इसके बदले के शेयर रीइशू नहीं हुए। एक क्वेश्चन और कराता हूं और क्लास को खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों और देन फिर क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सारे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। आलोक लिमिटेड फॉरफिट 300 इक्विटी शेयर। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, सेम एंट्री पास होती है, ठीक है ना। @10 रुपीज ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब पूरा मंगाया है, फुल्ली कॉल्ड अप मंगाया पूरा है। हेल्ड बाय राम, हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। वाह, नॉन पेमेंट ऑफ, इसमें अलॉटमेंट मनी ही नहीं दी। चलो एक नया क्वेश्चन भी आया। अब जब इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा और सेकंड और फाइनल कॉल भी नहीं देगा। अलॉटमेंट सिर्फ एक ही दी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फाइनल मंगाया सारा था हमने, ठीक है जी, कॉल्ड पूरा करा था। ठीक है जी, यहां मैं लिख देता हूं एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए। आउट ऑफ दिस 250 शेयर रीइशू, आउट ऑफ दिस का मतलब हो गया जितने शेयर आपने शेयर फॉरफिट करे थे, आउट ऑफ दिस 250 शेयर, आउट ऑफ दिस 250 शेयर वर रीइशू टू श्याम, वर रीइशू टू श्याम। श्याम को उस 350 में से 250 शेयर रीइशू कर दिया, 50 नहीं करे, फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज, फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज। ₹2000 में इशू कर दिया 250 शेयर, ₹2000 में, ये भी नहीं बताया कितने रुपए का एक शेयर है, ये कुछ नहीं बताया, सिर्फ ₹2000 में इशू कर दिए। ठीक है जी, आ जाइए। पहले तो मैं एंट्री पास करूंगा किसकी, पहले तो मैं एंट्री पास करूंगा फॉरफिटर की। अब फॉरफिट की एंट्री में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा क्या, पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना आपने कॉल किया था वो सब आपने लायबिलिटी बना रखा है, उसको कैंसिल करो। तो आपने 300 शेयर के हिसाब से पूरा कॉल किया था, 10 रुपए की सारी लायबिलिटी है। 2, मुझे एक बात बताओ, इसने कौन सा पैसा दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है और कुछ नहीं दिया, तो मतलब शेयर अलॉटमेंट ड्यू करा था वो भी नहीं दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू था वो भी नहीं दिया। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एप्लीकेशन मनी को ही फॉरफिट करूंगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 300 इंटू 3 रुपए के हिसाब से, इतना अमाउंट मेरा फॉरफिट आया, मतलब कितना है टोटल 900 रुपए।
और जो नहीं आया उसको खत्म करूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये शेयर अलॉटमेंट कहां से आ गया? यहां पर जैसे फर्स्ट कॉल आता है ना, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया होता तो ड्यू की एंट्री में हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एसेट मानकर डेबिट करा होता है। सिमिलरली ऐसे ही मैंने शेयर अलॉटमेंट को एसेट मानकर डेबिट करा होगा। एंट्री बताता हूं, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट, सॉरी पहली एंट्री ड्यू की एंट्री क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करता हूं, एसेट मानता हूं कि पैसा लाना मिलना है और ये पैसा दे ही देगा इसलिए लायबिलिटी मान लेता हूं। अब ये पैसा ही नहीं दिया उसने तो क्या करूंगा? जो एसेट माना था उसको कैंसिल कर दूंगा, सेम एज फर्स्ट कॉल। समझ में आ रहा है? मतलब जो अलॉटमेंट, जो पैसा नहीं आया अलॉटमेंट का नहीं आया उसको जो एसेट माना था ड्यू के टाइम पे कैंसिल, और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया उसको जो ड्यू के टाइम में एसेट माना था कैंसिल। अब एंट्री देखो, ड्यू के टाइम पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करता हूं मैं, इसलिए डेबिट करता हूं क्योंकि पैसा आएगा, आया नहीं तो किस बात का डेबिट करा है? कैंसिल कर देंगे, एसेट मानी, एसेट माना था एसेट को कैंसिल कर देंगे। कितना पैसा नहीं आया सर? 300 इंटू 3 के हिसाब से इधर नहीं आया और 300 इंटू 4 के हिसाब से इधर नहीं आया, तो बेसिकली 3000 यहां हो गया, 900 900 और 1200। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो मेरा टोटल फोरफिटेड में कितना पैसा है? 900। कितने शेयर को फोरफिट करने में? 300 शेयर को। अब आ जाओ, अगर 300 शेयर को फोरफिट करने में 900 रुपए अमाउंट आता है तो मुझे बताओ 250 शेयर पे कितना हिस्सा होगा? 300 शेयर पे अगर 900 का फोरफिट अमाउंट है तो 250 पे कितना होगा? मैं क्या कर रहा हूं? कैलकुलेटिंग प्रॉफिट या फिर गेन ऑन रीइशू। रीइशू में कितना फायदा हुआ मेरा, कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट जाएगा? कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटलिज्म भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। ठीक है, चलो सबसे पहले हिस्सा निकालो। 300 में अगर 900 का 900 रुपए है हिस्सा तो 250 में कितना? तो आएगा 300x, ये आएगा 900 और मल्टीप्लाई बाय 250। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 300 से 300 कट गया, 3 0 2 0 3 3 या 9, यहाँ बच गया सिर्फ x, यहाँ 250 इंटू 3 750 रुपये। मतलब मैं 250 शेयर पे ज्यादा से ज्यादा 250 शेयर पे ज्यादा से ज्यादा 750 का डिस्काउंट दे सकता हूं। अब मुझे बताओ अमाउंट बैलेंस इन फोरफिटेड अकाउंट में, फोरफिट अकाउंट में कितना अमाउंट बैलेंस रहेगा? सर कितने शेयर नहीं बेचे? 50 शेयर नॉट रीइशू, ये रीइशू नहीं करे और इसके बदले का टोटल 900 फोरफिट हुआ था जिसमें 750 में यूटिलाइज कर सकता हूं इस बार 250 में, तो 50 शेयर के बदले में कितना पैसा है? 150 रुपए। मतलब जिस दिन आप 50 शेयर री इशू करोगे उस दिन आप मैक्स टू मैक्स 150 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, और जब तक आपने री इशू नहीं करा तब तक ये 150 रुपए ऐसे कैसे फोरफिटेड अकाउंट में रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं कभी ना कभी तो री इशू करोगे ही, और जिस दिन री इशू करा अगर आपने 150 यूटिलाइज कर लिया तो बस खत्म, और अगर 150 में से कुछ यूटिलाइज नहीं करा तो ये 150 भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आ जाता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, अब मैंने वो 350 शेयर 2000 रुपए में बेच दिए, तो अगर मैं 350 2000 रुपए में बेचे तो 2000 को अगर मैं 350 से डिवाइड करूं तो एक शेयर 5.71 रुपए में बेचा। एक शेयर कितने में बेचा जी? 5.71 रुपए में बेचा। अच्छा 350 शेयर पे 350 शेयर पे एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए, तो 3500 रुपए के शेयर उसने 2000 रुपए में बेच दिए। कितने के शेयर? 3500 रुपए के शेयर उसने 2000 रुपए के बेचे, पता है आपको? तो टोटल कितना डिस्काउंट दिया? ये निकालो टोटल डिस्काउंट, ऐसे निकाला है मैंने, दिखा देता हूं मैं आपको। पहले तो निकालो टोटल डिस्काउंट उसने कितना दिया है। ऐसे सुनो ना, वैसे अमाउंट नहीं, अमाउंट दे रखा है ना डायरेक्ट, इसलिए निकालना पड़ रहा है। अगर ये दिया होता ना कितने रुपए का एक शेयर पे बेचा तो फिर तो मैंने निकालने की जरूरत नहीं थी। हमने कहा भाई 350 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है और उसको कितने में इशू करा है? 2000 रुपए में, तो 3500 रुपए के शेयर हो गया। 350 10 के हिसाब से 2000 में इशू करा, इसका मतलब 1500 रुपए का मैंने उसको डिस्काउंट दिया है। एक मिनट जाओ, 3500 इंटू 2000, 1500 का मैंने उसको डिस्काउंट दिया है। अरे 250 शेयर है यार, वही तो मैं कह रहा हूँ, शेयर तो 250 है।
अरे 250 शेयर तो रीइशू करें, तो 250 शेयर रीइशू करें। मैं वही कह रहा हूं कि 1500 कैसे डिस्काउंट दे सकता है जब डिस्काउंट मैक्स टू मैक्स 700 का होगा। 1500 तो आ ही नहीं सकता डिस्काउंट, ठीक है ना। अगर 2000 शेयर 2000 में बेचे 250 शेयर, तो एक शेयर कितने बेचा, 8 रुपए बेचा। ये आ गया से कैसे निकाला कि 2000 रुपए में आपने टोटल शेयर बेचे और एक शेयर 250 रुपए के 2000 शेयर 250 शेयर 2000 रुपए में बेचे हैं, तो एक शेयर आपने 8 रुपए का बेचा, तभी तो 250 शेयर 8 के हिसाब से 2000 हुआ। ऐसे भी निकाल लो, या ऐसे कर लो कि 250 शेयर अगर 10 रुपए के हिसाब से हमारा फेस वैल्यू हो तो आना चाहिए था 2500, तो मतलब 250 शेयर की वैल्यू कितनी थी, 2500, और आपने इसको कितने के बेच दिया सर, 2000 का बेच दिया। मतलब 2500 की वैल्यू का शेयर आपने 2000 बेचा, मतलब उसका मतलब 500 का डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, 500 का। एंट्री क्या करोगे, एंट्री करना चाह रहा, दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का बेचा है, 250 शेयर 2000 रुपए के, कितने की वैल्यू रखते थे वो 250 शेयर, 2500 के, और यहां पर आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और 500 का आपने डिस्काउंट देते, कितने का डिस्काउंट दिया, 500 रुपए का, ठीक है सर। तो अब कैपिटल रिजर्व की क्या एंट्री होगी, अब कितना पैसा बचा है सर, देखो ना 750 दे सकता था मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट, कितना दिया है 500, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा आपके पास, मतलब 750 रुपए आप डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम, 500 का दे चुके थे, अब 250 रुपए आपने बचा लिए, ये आपका गेन है। ये कैपिटल रिजर्व में एक एंट्री पास कर दो बस। शेयर फॉरफिटेड में पड़ा है ये पैसा, वो भी क्रेडिट साइड में, डेबिट करके खत्म करता हूं टू कैपिटल रिजर्व। ढाई सौ दिस इज द फाइनल एंट्री एंड द कॉन्सेप्ट इज ओवर। सारे कॉन्सेप्ट करा दिया मैंने, एक भी नहीं छोड़ा, सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, बट वो तभी कर पाओगे जब सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ आते हो। अब मेरी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनिए, एक दिन 2 दिन क्लास मत देखना, मत देखना। शुरू से लेकर मैंने जितने एग्जाम्पल करा है उनके आंसर एक बार कॉपी में प्रेजेंट कर देना बस। इससे क्या होगा, पूरी 15 क्लास की रिवीजन हो जाएगी। मत देखना, मैं बता रहा हूं आपको बार बार, क्यों मत देखना, आप देख लो। मैं कहूंगा आपको ऐसे उड़ जाएगा दिमाग से, क्योंकि जब तक किसी स्टूडेंट को पीछे का कॉन्सेप्ट याद नहीं है, कैसे प्रोराटा करता था, कैसे एक शेयर होल्डर ने अप्लाई करा अलॉट निकाला, अलॉट करा तो अप्लाई निकाला, उसकी कैसे कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन, कैपिटल शेयर कैपिटल के अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ, टोटल अलॉटमेंट में कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो कैलकुलेशन, फिर फॉरफीचर की कैलकुलेशन, फिर रीइशू की कैलकुलेशन, अलग अलग इसके केसेस एक साथ आएंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आपके एक सजेशन है, कृपया करके नेक्स्ट क्लास आप तभी देखिएगा, मैं बड़े क्वेश्चन कराऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट क्लास आप तभी देखना जब आपको ये जितने एग्जांपल मैंने 1 से लेकर 15 कोर्स क्लास में कराए वो सारे आप अपने हैंड से 1 या 2 बार कर लो, और जब आपको ये फील हो जाए कि हाँ मेरे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, क्योंकि मैं एक कभी लॉजिक नहीं दूंगा कि ये डेबिट क्यों करा था, क्रेडिट क्यों करा था, मैं सारे 15 क्लास लगा के लॉजिक ही समझा रहा हूं अभी तक। अब मैं बड़े क्वेश्चन में भी लॉजिक देने लगा ना, तो फिर हो गया। हाँ, कितना अमाउंट आएगा, कैसे आया, वो सारी बातें बताऊंगा, पर ये नहीं बताऊंगा कि शेयर कैपिटल डेबिट क्यों कर रहे हैं, शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ये कैसे क्रेडिट कर रहे हैं, ये सारा लिखवा चुका हूं मैं, इसलिए मैं आपको रिवीजन करने को कह रहा हूं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है, बिना क्लास बिना रिवीजन करे मत देखना आगे क्लास, कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और फिर आप इस सब्जेक्ट से दुखी होने लग जाएंगे, और इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, बट आप पिछली क्लास का रिवीजन करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।